बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ताहा। वैसे कि हमें हर हफ्ता ये प्रोग्राम 94 न्यूज़ से बराह रास्त चलता है और जिसमें हम मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं, सूबा पंजाब के, सूबा पाकिस्तान के, और इसमें हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान भी मौजूद होते हैं। और आज के जो मेहमान गिरामी हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वकार साहब, जो कि हाई स्कूल सेट नंबर 1 में पढ़ा रहे हैं और इसके अलावा सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पैक्ट पंजाब के। सर क्या हाल है आपका? और इसके बिल्कुल साथ मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद अदनान, जो कि एमडी हाई मदी बहाउद्दीन स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं पैक्ट पंजाब मदी बहाउद्दीन के। अदनान साहब क्या हाल है आपका? वैसे कभी आज हम बात करेंगे कंप्यूटर टीचर्स के हवाले से। महकमा तालीम के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें कंप्यूटर हर दौर में जो है वो इनकलाब लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें कहा जा गया, हमने सुना, हम अब आगे से अपने बच्चों को कहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि कंप्यूटर की तालीम हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई इनकलाब लाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि आगे आइंदा आने वाला दौर आप देख ही रहे होंगे कि कंप्यूटर का दौर है। तो इस हवाले से इन टीचर्स की कुछ मसाइल हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे आज। और न सिर्फ ये दो अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा पैक्ट पंजाब के सदर काशिफ शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। उनसे भी हम बड़ी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं वकार साहब से सबसे पहले दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त निकाला है और हमारे आज स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा वकार साहब कि आपके अलाउंस जो हैं कंप्यूटर टीचर्स के, ये ख़त्म क्यों कर दिए गए हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब का शुक्रिया किया प्रोग्राम में हमारे कंप्यूटर टीचर्स या कंप्यूटर के रेफरेंस से बात स्टार्ट की। सवाल आपने कंप्यूटर लॉस के रेफरेंस से किया है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं, 2010 से मैं मतलब इस सर्विस में हूँ और कंप्यूटर टीचर ही कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर टीचर ही मैं पढ़ा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास चार्ज है एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज, मैं हेड मास्टर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो एज कंप्यूटर जितने हमारे दूसरे सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इवन AJK हो गया हमारे पास, वहाँ पे कंप्यूटर टीचर्स को कंप्यूटर नॉलेज दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ पता नहीं ये पंजाब में किस रेफरेंस से ये एक सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है टीचर्स के साथ। पहले स्टार्ट किया, जो स्टार्ट में बैच आए उनको कंप्यूटर नॉलेज दिया गया, उनकी पे स्लिप में ऐड था, मिलता भी रहा। फिर ये जब परवेज लाई साहब का दौर ख़त्म हुआ 2008 से 2009 से, तो ये स्लिप दोबारा रिवाइज की गई और ये हमारी स्लिप से पे स्लिप से कंप्यूटर को निकाल दिया गया। अब चूंकि मैं खुद तो रिक्रूट हुआ हूँ 2010 में, लेकिन ये अदनान साहब मेरे से सीनियर हैं, 2009 में हुए हैं, उससे पहले भी टीचर हैं और मैं सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी पैक्ट का इन चीज़ों को स्टडी किया, देखा इश्यूज क्या हैं, किस रेफरेंस से हैं, किस जगह पे हैं इश्यूज। तो इनसे भी और पुरानी स्लिप जब देखी, इवन DPI ने भी क्लैरिफिकेशन दी, बार बार एडवाइस उससे मांगी गई। DPI जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हमारा महकमा है सेक्रेटरीट एजुकेशन में, वहाँ पे DPI ने भी ये सिफारिश की कि ये कंप्यूटर जो कंप्यूटर टीचर है इनका बनता है, इनको दिया जाए। लेकिन बसा औकात अक्सर औकात हमारे महकमा से भी यही बात सुनाई गई कि जी DPI जो है वो नहीं, हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी सेक्रेटरी साहिबा जो हैं वो करें, या फाइनेंस की तरफ से हमें कोई समरी भेजी जाए या एडवाइस भेजी जाए जो कि फिर हम देंगे। और ऐसी हर्डल्स महकमा भी हमें देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पे फाइनेंस दे देता है, AG पंजाब आड़े आ जाता है, AG पंजाब जो अकाउंटेंट जनरल पंजाब है आपको पता है। और वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अकाउंट ऑफिस है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की हमें जो है वो कहानियाँ सुना दी जाती हैं और लॉलीपॉप दे दिए जाती हैं। अभी भी रिसेंटली हम सरापा एहतजाज थे, जुलाई में भी दिया, हमने कॉल दी, हमारे साथ मुज़ाकरात किए गए, हमारे इस इशू को माना गया, हमारी समरी को फॉरवर्ड किया गया, वो फाइनेंस की तरफ गई, वहाँ से इतराज़ात लग के फिर वापस आ गए। फिर हमारे सदर साहब जो काशिफ शहजाद साहब हैं लॉस, उन्होंने उसको परसू किया, वो
दोबारा फिर से हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से भेजी गई। फिर फाइनेंस ने कुछ दिन तो अपने पास दबाई रखी, कुछ दिनों के बाद फिर से एतराज़ के वापस भेज दिया। फिर फाइल हमारे सदर साहब ने फिर हमने कॉल दे दी, उसमें हमारी फिर से बात सुनी गई, हमें बिठाया गया और हमारी फाइल को उसके कहने पे फिर ड्राफ्ट बना के भेजा गया। फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिमार्क्स दिए मैडम को, जो हमारी आजकल मैडम सारा आश्रम है सेक्रेटरी एजुकेशन, कि आप और जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं ये फेस टू फेस बैठ के मीटिंग कर लें, डिस्कशन कर लें, तो उसके बाद बेशक इनको दे दें। अच्छा, आपके अलाउंस में चीज़ें कौन कौन सी शामिल है जो आपको नहीं दी जा रही है? सर कंप्यूटर अलाउंस खुद इटसेल्फ एक अलाउंस है, ठीक है, जो कि हमारे साथ अगर एक एसएसटी पढ़ा रहा है तो उसको साइंस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, 1200 रुपये उसको साइंस अलाउंस मिल ठीक रहा है। है। और कुछ ऐसे उसके अलावा हमारे पास हैं इवन कंप्यूटर पढ़ाने वाले जो लोग हैं या कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले इदारों में लोग हैं जिनको कहा जाता है कि जी ये केपीयू है, की पंच ऑपरेटर हैं, उनको भी ये कंप्यूटर अलाउंस दिया जाता है। और स्कूल में बैठा है कंप्यूटर टीचर जो है वो जब 5वीं और 8वीं की रजिस्ट्रेशन होती है, उनके एडमिशन भेजे जाते हैं, वो कंप्यूटर टीचर करता है। 9th और 10th के जब एडमिशन भेजे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन भेजी जाती है, वो कंप्यूटर टीचर करता है। जहाँ पे क्लर्क नहीं है, क्लरिकल स्टाफ नहीं है, जो डाक है, जितनी भी कम्युनिकेशन है हाई ऑफिशियल्स के साथ, वो उनका जवाब देना, मेल को चेक करना, वो कंप्यूटर टीचर कर रहा है। और अभी मेरे ख्याल में पूरे जिले की जिम्मेदारी उसी के पास ही है। उसी के पास सर सिस एक ऐप बना दी गई है, उस सिस में तमाम तर स्टूडेंट का डाटा उसमें एंटर है क्लास वाइज, और फिर ऑनलाइन हाजिरी दी जाती है। उसके अलावा स्टाफ की सारी एंट्री की जाती है, कोई रिटायर्ड हो गया तो उसकी दी जाती है, कोई नया आ गया तो उसको दी जाती है, कोई रिलीव करना है, ट्रांसफर हो गया है तो उसको कंप्यूटर टीचर ने वहाँ से करना है, कोई ज्वाइन करना है तो इवन वो कंप्यूटर टीचर ने टैब से करना है। और हमारे डिपार्टमेंट ने कई दफ़ा हमारे डिपार्टमेंट को भी ये लिखा है कि ये क्लरिकल जो वर्क हैं ये जस्ट क्लर्क से ही लिए जाएं, कंप्यूटर टीचर को जस्ट पढ़ाया के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कई जिलों में ऐसे इशू आ रहे हैं, इवन हमारे जिले में भी ऐसे इशू अक्सर औकात आते हैं कि कंप्यूटर टीचर को जो है वो बोल्डली कॉल कर लिया जाता है। ठीक, तो कंप्यूटर अलाउंस जो है ये एक राइट है हमारा, क्योंकि हर कैडर को मिल रहा है, साइंस टीचर को साइंस अलाउंस मिल रहा है, तो हमें भी कंप्यूटर टीचर है, हमें कंप्यूटर साइंस हाँ सब्जेक्ट के साथ देखा गया कंप्यूटर साइंस। मैंने जब ये सवाल वकार साहब से पूछा है तो यकीन कीजिए मैं ये समझ रहा था कि तमाम सूबों में से जो है वो कंप्यूटर टीचर्स के लिए कंप्यूटर अलाउंस खत्म कर दिया, और मैं खुद बड़ा शौक हुआ हूँ और मुझे हैरानगी हुई है ये बात सुन के वकार साहब से कि सिर्फ पंजाब में खत्म किया गया, बल्कि जबकि दूसरे सूबाजात जो है उनमें ये दिया जा रहा है। इसके अलावा मेरे साथ अदनान साहब मौजूद है, ये भी कंप्यूटर टीचर है, मैं इनसे कुछ जनरल मसाइल पर बातचीत करना चाहूँगा। अदनान साहब मुझे बताइएगा कि हर दौर में हमने लोगों को कहते सुना है कि तरक्की के लिए, इनकलाब के लिए जो है वो कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंप्यूटर की तालीम होनी चाहिए, तभी जो है वो इनकलाब आ सकता है, कौम तरक्की कर सकती है। तो आपके ख्याल में जो हमारे पंजाब की जो कंप्यूटर लैब्स हैं, जो सिलेबस हैं, वो इस तरह की हैं, इतनी जदीद हैं कि हम तरक्की कर सकें? इस हवाले से मैं अगर आपसे बात करूँ तो हमारा जो करिकुलम है ना, ये 92 से एक पॉलिसी बनी थी, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा गया था कि कंप्यूटर को लागू किया जाए स्कूलों में, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा इसको जी। तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होते होते ये 2005 में जो है शुरू हुई है कंप्यूटर की तालीम प्रॉपर स्कूलों में, तो उस टाइम से लेके अब 2020 चल रहा है जी, ऐसे और इसमें आप देख लें कि उस टाइम से अब तक सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था, और जो बुक्स थी वो उर्दू मीडियम में होने के बावजूद भी उनमें इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा थे, और दूसरा उनमें एब्सोल्यूट सिलेबस था, बिल्कुल जो एक कीबोर्ड माउस से आगे बात ही नहीं थी उसमें कोई। और जो करिकुलम के एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के फील्ड के हवाले से, हिल्दा तब्बा का नाम बहुत मशहूर है इस फील्ड में, तो वो कहती हैं कि करिकुलम बनाए टीचर, लेकिन हमारे यहाँ टीचर जो स्टेक होल्डर एक है उसको उसमें शामिल ही नहीं किया जाता, अगर किया भी जाता तो उस लेवल का नहीं किया जाता कि वो ग्राउंड रियलिटीज बताए कि क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इन्होंने अब ये सब्जेक्ट रिवाइज किया है, अभी रिसेंटली 9th का सिलेबस रिवाइज किया है इन्होंने,
लेकिन वो भी ऐसा प्रॉपर नहीं इनसे डिजाइन हो चुका था होगा कि उसमें आप स्टूडेंट्स के लिए कोई बेनिफिट हो। वो उससे सीख नहीं सकेगा जैसा हम चाहते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकली कुछ आए, तो वैसा उसमें सिलेबस में अब तक हमारे यहाँ ना बना है। वो पहले 20 साल तो 15 साल हमने ऐसे ही पढ़ा है, अब कुछ रिवाइज किया, लेकिन वो भी इस लेवल का नहीं रिवाइज हुआ कि उससे बच्चे कुछ सीख पाएंगे। अच्छा अदनान साहब, यही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, एक लफ्ज़ में मुझे जवाब दीजिएगा। क्या हमारे जो स्कूल्स में बच्चों को कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, क्या वो सिलेबस पढ़ के हमारे बच्चे जो है वो आइंस्टाइन और कोई जो बड़े साइंटिस्ट हैं या कोई गूगल जैसी कोई ऐप या कुछ हमारा मुल्क या बच्चे तरक्की कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या इनकलाब आ सकता है? बहुत मुश्किल है सर, जैसा सिलेबस है इससे तो बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस कम है, थ्योरी पे फोकस है, जिससे सिर्फ थ्योरी की लेवल तक ही बात रह गई है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही। कंप्यूटर वो कीबोर्ड माउस और इस तरह, और आखिर पे मेरे ख्याल से वो शॉर्ट की पढ़ा दी जाती हैं। एंड पे कुछ 2-4 पेजेस दिए हुए हैं, वो पहले वाली बुक में थे, वो बच्चे ने पढ़े और फिर पास हो गया 30 नंबर के 35 पास हो गया। अदनान साहब से हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के हवाले से, लैब्स के हवाले से और बच्चों के हवाले से, जो उनको मसाइल आ रहे हैं उन हवाले से करेंगे। और वकार साहब से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। वकार साहब, जब मैं अदनान साहब से बात कर रहा था तब मेरे जहन में आपकी वही तमाम बातें आ रही थी जो आपने मुझे पहले सवाल में बयान की। जब हम कंप्यूटर के असातिज़ा की मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटियाँ लगाते हैं, जिस तरह उसने 5th के एडमिशन भेजने, 8th के एडमिशन भेजने और दूसरे इवन कंप्यूटर का जो भी काम है स्कूल का, इदारे का, वो उसने करना, और फिर उसके साथ वो जो मेरे ख्याल से वो क्लस्टर बनते हैं कि बैच बनते हैं आपके, हाँ, फिर उनका भी काम उसने करना। तो क्या इससे बच्चों की जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होती? और जब वो टीचर ये सारा काम करता है, मेरे ख्याल से उसका ज़हन एक इंसान है, मशीन तो है नहीं कंप्यूटर, क्या उसका ज़हन उसके बाद इस इजाज़त देता है कि वो बच्चों को पढ़ा सके? मेरे ख्याल से जिन दिनों में ये काम होते हैं बल्कि साथ साथ ही होते रहते हैं बच्चे, मेरे ख्याल से वो नहीं पढ़ाते, छुट्टियाँ दे देते, क्या करते हैं आप? तो सब ये आपने बिल्कुल, जब नान साहब ने बात की तो मेरे जहन में ये सवाल उमड़ आया था और आपने बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा। देखिए, सिलेबस जो भी बन गया, कंप्यूटर जो भी जितने भी रख दिए, एक टीचर जिसने पढ़ाना है, एक तो वो स्टूडेंट, जितनी स्टूडेंट की तादाद है उसके रेफरेंस से वहाँ पे मौजूद ही नहीं। अब मेरे दोस्त ये अदनान साहब हैं, इनके पास लगभग 500-550 के करीब कंप्यूटर का बच्चा होगा। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि 8 के 8 पीरियड भी इनको दिए जाए तो ये 500 बच्चों को टीच कर लेंगे, प्रॉपर पढ़ा लेंगे? सर, 500 बच्चों पे स्टूडेंट टीचर रेशो कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 या 4 2 टीचर तो होने चाहिए। एक मिडिल लेवल पे हो EST, एक SST हो हाई लेवल पे, और एक SST जो कि जस्ट हाई लेवल का, उसको कहना कि मिडिल से पढ़ाते हैं आप ऊपर तक, और साथ में आपने अपनी लैब भी मैनेज करनी है, आपको लैब अटेंडेंट नहीं मिलना, साथ में आपने सारी लैब फंक्शनल भी रखनी है, साथ में जो भी क्लरिकल काम आते हैं वो भी आपने करने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हम उस टेक्नोलॉजी के म्यार को या उस टीचिंग के म्यार को टच कर पाते हैं? क्या जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो हम डिलीवर कर पाते हैं? हमें जब दूसरी चीज़ों में एंगेज किया जा सकता है, किया रखा जाता है, तो जो हमारे कोर ड्यूटी है जिसके लिए हमें हायर किया गया है, जो हमारे लेटर ऑफ एग्रीमेंट में लिखा गया है कि आप एक टीचर हैं, SST कंप्यूटर साइंस मींस सेकेंडरी स्कूल टीचर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो जब दूसरी ड्यूटीज में हमें उलझा लिया जाता है तो बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, हम उन्हें कैसे पढ़ा सकेंगे? जिसके ऊपर हमारी कंप्लेन कर दी जाएंगे कि जी इसको फलां करेली का काम करने के लिए कहा था जी इसने नहीं किया। तो हमारी ड्यूटी क्या है? टीचर की तो कोर ड्यूटी ये हो ना कि पेरेंट्स ने आप पे एतमाद किया है, उन्होंने इदारों में भेज दिया कि आपने बच्चों को पढ़ाना है, आपने डिलीवर करना है, बच्चा कुछ सीख के जाएगा तो तभी आपकी टेक्नोलॉजी, आपके सब्जेक्ट को आगे बढ़ेंगे ना। जी बिल्कुल नाज़रीन, बड़े अहम पॉइंट की तरफ जो है वो नज़रसानी करवाई है वकार साहब ने कि जब कंप्यूटर के टीचर को जो है वो मुख्तलिफ कामों में उलझा दिया जाता है, और वैसे भी इनके पास बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी होती है कि एक टीचर के लिए पढ़ाना नामुमकिन सी बात होती है। एक तो ये भी मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगा कि टीचर्स की तादाद में भी इजाफा किया जाए, और दूसरा ये कि अगर ये यही काम करते रहेंगे जो कि मेरे ख्याल से क्लर्क के काम है, ये काम करते रहेंगे तो फिर तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं अब अदनान साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि मुझे बताइए कंप्यूटर लैब के लिए लैब इंचार्ज मौजूद नहीं है, और जाहिर सी बात है बच्चों को हम थ्योरी तो पढ़ा देते हैं, उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाना होता है, तो उसमें फिर क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? प्रैक्टिकली तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कंप्यूटर की तादाद एक तो थोड़ी
16 कंप्यूटर इन्होंने दिए हैं लैब में। 2009 में जो लैब बनी थी उनमें भी 16 जो बाद में बनी हैं वो, और इनका एग्रीमेंट था सीमेंस वालों के साथ जब इन्होंने लैब्स बनाई है दोनों ने, तो वो 3 साल का इनका एग्रीमेंट था। 3 साल तक वो प्रॉपर फंक्शन करती रही है लैब। उसके बाद उन लैब्स की अब वो हालत है कि हर सिस्टम जो है ना, तकरीबन हर लैब ही वो खराब हो चुकी है। वो इस काबिल ही नहीं रही कि उसके ऊपर कोई बंदा थोड़ा बहुत टाइप ही करके देख ले, बच्चों को टाइपिंग ही सिखा दे। ऐसी हालत उन कंप्यूटर्स की हो चुकी है, और जो कि ना तब्दील हो रहा है ना कोई उसकी वारंटी रही है, क्योंकि वो सीमेंस वाले तो जवाब दे गए हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है कि प्रैक्टिकली कैसे करवाया जाए, प्रैक्टिकली जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास होती है शहर के स्कूलों में भी, तो वहाँ मुमकिन ही नहीं कि आप प्रैक्टिकल किसी बच्चे को करवा सकें, क्योंकि आपके पीरियड 8 लगे हुए हैं, उसमें 16 कंप्यूटर हैं और 23 चेयर हैं। अगर एक क्लास में 70-80 बच्चे हैं तो उनको एक क्लास की बात कर रहा हूँ, वो तो 8-9 क्लासें हैं, उनको शेड्यूल ही नहीं बन पाता कि उनको प्रैक्टिकली भी करवाया जाए और थ्योरेटिकली भी करवाया जाए। फिर दूसरा वकार साहब जैसे बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा ड्यूटीज, तो अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता गया तो उसमें हमने कोई टॉप वगैरह बनानी होती है, या फिर ये कोई 9th की रजिस्ट्रेशन, 10th की रजिस्ट्रेशन, पैक के एडमिशन, तो उनमें बिजी रहते हैं। उस तरफ प्रैक्टिकल वर्क की तरफ एक तो हम आ नहीं सकते, अगर आना भी चाहें तो वो मुमकिन हमारी लैब हमें नहीं आने देती है उस तरफ। देखिए नाज़रीन, में कितना अजीब सा मजाक है बच्चों के साथ कि बच्चे एडमिशन किए जाते हैं कंप्यूटर के नाम पे, और फिर मेरा ख्याल है वो जो वर्ड और एक्सेल भी मौजूद है उनका प्रैक्टिकल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिल्कुल 9th-10th के बच्चों को। और जैसे ही उनके पेपर्स करीब आते हैं, इनकी वैसे ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, क्योंकि 9th-10th के पेपर्स करीब होते हैं, इन्होंने 8th-5th के एडमिशन करना शुरू कर देने हैं, फिर उसके बाद 9th-10th के एडमिशन कर देंगे। तो अदनान साहब के बकौल, बल्कि वकार साहब के भी बकौल के बच्चों को प्रैक्टिकल करवाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस हवाले से। और हुकूमत को चाहिए कि एक तो कंप्यूटर्स की, आपके पास कंप्यूटर्स कौन से मौजूद हैं? कोई Pentium 4 है या इससे भी नीचे है कि कोई और कोई जनरेशन मौजूद है आपके पास? हमारे पास इन्होंने दिए हुए थे Core i5 दिए थे, लेकिन वो ऐसा, मैं हैरान होता हूँ सिस्टम को देख के, जितनी उनकी स्पेसिफिकेशन है उस लिहाज से उनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो। लिखा हुआ उनके ऊपर वही है कि Core i5 है और इतने GB 2 GB है, 4 GB रैम है और 240 हार्ड है, लेकिन वो उस लेवल का काम नहीं करते जी जो उनकी स्पेसिफिकेशन है। वारंटी जैसे ही सर खत्म हुई है, यकीन करें आप कि वो ऐसा लगता है कि भाई इनको पता था कि 3 साल के अंदर जो है ना ये खत्म हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल बकौल अदनान साहब के कंप्यूटर्स की लैब को जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और उसके साथ असातिज़ा को भी, तादाद को भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाए। अच्छा, मेरे साथ वकार साहब मौजूद हैं जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पंजाब पैक्ट के, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कंप्यूटर के असातिज़ा का सर्विस स्ट्रक्चर और सर्विस प्रमोशन का कोटा अभी तक जो है वो महरूम है, इस हवाले से कुछ डॉक्टर साहब जैसे दूसरे अलमी है यहाँ पे कंप्यूटर टीचर्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ा है। अब देखें कि आज तक 2005 में पहली दफ़ा रिक्रूटमेंट हुई कंप्यूटर साइंस के लोगों की, और आज तक कंप्यूटर साइंस के लोगों या कंप्यूटर साइंस के टीचर्स का सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं बन सका। सर्विस स्ट्रक्चर क्यों नहीं, कैसा नहीं बन सका? मतलब क्या मतलब है कि हमारे पास एक EST कंप्यूटर साइंस की एज अ SST प्रमोशन का कोई लेवल नहीं, कोई उसका म्यार नहीं रखा, कोई तरीका नहीं डिफाइन किया अभी तक। इसी तरह एक SST कंप्यूटर साइंस है, अगर वो आ गया, जैसे ये 2005 से इनको 15 साल हो गए हैं, मुझे 12 साल हो गए हैं एक ही सब्जेक्ट में एक ही पोस्ट पे SST कंप्यूटर साइंस काम करते हुए, तो हायर सेकेंडरी स्कूल की जो पोस्टें हैं वहाँ पे कोई तरीका नहीं डिफाइन किया गया कि इन्होंने आगे कैसे जो है वो प्रमोट होना है, और इनके लिए 17 स्केल एज एस कंप्यूटर साइंस बनना इन सर्विस कोटा से कैसे बनना, जो डायरेक्ट है मौजूद ही नहीं है, कोई मौजूद नहीं है फिलहाल, ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। पूरे पंजाब में कितने लोग होंगे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डायरेक्ट आ जाएंगे? इन सर्विस कोटा भी तो टीचर का क्या, अगर 50% वहाँ से लेते हैं 50% यहाँ से आना चाहिए, और हम एहतजाज की कॉल देखें, हमारा ये भी उसमें एक मुतालबा रहा, और कई दफ़ा उसमें हमारे साथ बातचीत हुई, गुफ्तगू शुनीद भी हुई, लेकिन अभी तक हमें कोई आउटपुट उसमें शो नहीं किया गया। और मजे की बात यह कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लेटर निकाला कि टाइम स्केल प्रमोशन किया जाए। टाइम स्केल में उन्होंने डिफाइन किया, एक टाइम लिमिट दी 10 ईयर्स की, 10 साल की, कि जो भी टीचर खा वो कंप्यूटर का है, खा वो साइंस का है, खा वो आर्ट्स का है, किसी भी ग्रेड में 10 साल पूरे कर चुका है,
तो बगैर किसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन डीपीसी कमेटी की सिफारिशात के बगैर वो 17 स्केल में चला जाएगा। हमारे जो सीईओ साहब हैं वो उसकी एडवाइस भेजेंगे इनकी बना के, अकाउंट ऑफिस जो है उनकी स्लिप रिवाइज की उनको 17 स्केल का पे करेगा। ठीक है। लेकिन ये 15-20 दिन पहले जिन्होंने लिया हुआ था उनका भी ऊपर से लेटर निकाल दिया गया है लाहौर से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि जी इनसे वो वापस ले लिया है, वो लेटर ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जो लोगों ने अभी 6-7 महीने पहले लिया है और वो अपनी अगले स्केल की पे ले चुके हैं, अब उनको रिकवरियां डाल दी कि जी आप दोबारा पीछे जाएंगे, वो स्केल आपसे ले लिया गया और अपनी पिछली रिकवरियां जो है वो वापस सबमिट करें, वरना आपकी तनख्वाह से बहुत काट ली जाएंगी। अब एक टीचर को ज़हनी तौर पर टार्चर करके रखना, मेंटली उसको सेटिस्फाई ना करना, तो वो कैसे आगे डिलीवर करता है? ऐसे ही मैं इसी सवाल को अदनान साहब की जानिब में लेके जाना चाहूँगा कि जो पे के हवाले से जो है जो अदालती फैसले थे उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? सर ये एजुकेटर जो आए हैं ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये 2000 से भर्ती शुरू हुए थे और पहली भर्ती मेरा ख्याल 2002 से शुरू हुई है एजुकेटर। ठीक है। तो इन्होंने जो है ना उनको भी रेगुलर किया 19/10/2009। ठीक है। उनके एग्जैक्ट डेट है जो उनको इन्होंने रेगुलर किया। ठीक है। उसका भी इशू आजकल इन्होंने उठाया हुआ है कि जो इस टाइम भर्ती हुए थे अगर उनका बीएड नहीं था, वो पॉलिसी के हवाले से इन्होंने इशू उठाया हुआ है, वो अलग इशू है, मैं उस पर बात नहीं करता। बहरहाल वो पे प्रोटेक्शन हमारा मुतालबा है क्या असल में? अक्सर बंदों का ये भी सवाल होता है कि पे प्रोटेक्शन है क्या? अब 2002 से एक बंदा भर्ती हुआ है, एक बंदा भर्ती हुआ 2008 में, दोनों भर्ती हो गए SST। अब हम तो उस टाइम थे SSE, वो भर्ती हो गया SST, यानी कि वो पहले चला आ रहा था, उसकी प्रमोशन होगी, वो 2008 में SST बन गया। अब सर्विस वाइज तो वो पहले हमसे जूनियर था क्योंकि वो EST था, वो SST बना, लेकिन हम डायरेक्ट ही SST भर्ती हुए और जब सीनियरिटी बनाई गई इसकी तो हमें जाहिर है परमानेंट से इन्होंने लिया हमें सीनियरिटी में, तो वो 19/2009 से लिया और 8 वाला बंदा हमसे सीनियर होके स्केल हमसे ज़्यादा टाइम स्केल ले लिया, उसने CM पैकेज ले लिया और बेनिफिट ले लिए, पे के इंक्रीमेंट्स लगती हैं, वो सारा बेनिफिट इन्होंने उठा लिया। और हमारे साथ फिर क्या हुआ, हमारी वो 6-7 साल की सर्विस जिसमें 2002 के एजुकेटर, 2005 के एजुकेटर, 7 के 9 के, वो तकरीबन सारे ही अफेक्टिव हैं, बल्कि बाद वाले भी अफेक्टिव हैं उसमें। और उसके लिए ये जो अदालती फैसले हैं वो बारहा अदालत ने फैसला किया है, इनको सेक्रेटरी साहब को भी लिखा हुआ है कि आप जो है ना इनको इम्प्लीमेंट करें इनके मुतालबे को और इन्हें ये दें। तो इवन के यहाँ तक भी अदालत ने फैसला किया कि सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि आपको हम फाइन करेंगे पर डे के हिसाब से, अगर जितने दिन आप इसको डिले करेंगे केस को। फिर यहाँ हमारे यहाँ इशू क्या होता है कि जब कोई काम करीब पहुँच जाता है, होने वाला होता है, तो सेक्रेटरी तब्दील हो जाता है, फिर सेक्रेटरी तब्दील हो जाता है, फिर वो नए सिरे से फाइल आती है, फिर वो फिर जैसे खासा पहले कंप्यूटर अलाउंस की बात कर रहे थे, फिर नए सिरे से काम शुरू हो जाता है, फिर वो सारा प्रोसेस नए सिरे से शुरू कर देते हैं। अब एक हमारी जैसे पैक्ट पंजाब है, ये भी एजुकेटर्स ही हैं ज़्यादातर इसमें, और एजुकेटर्स की अलग तंजीम भी है पंजाब एजुकेटर्स के नाम से, तो उनका एहतजाज होता रहता है। 29 को फिर एहतजाज है इसी हवाले से, बल्कि हम भी उसमें शरीक होंगे क्योंकि हम भी अफेक्टेड हुए हैं उस सारे केस में। तो ये हमारा मेन मुतालबा है कि हमें पे प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी सीनियरिटी कम अज कम सीनियरिटी हमारी ठीक हो जाए, तो हमें ऊपर जाने के चांस मिल जाए SS बनने के, और क्योंकि वो सीनियरिटी बेस बनता है सारा कुछ। जब वो हम उनसे जूनियर हो गए, वो तो हमसे पहले बेनिफिट उठा लेंगे, हालांकि वो हमसे जूनियर थे और वो हमसे सीनियर हुए थे, हम उनसे सीनियर थे। हमारा मुतालबा ये है कि हमें सीनियर माना जाए और हमारी पे को वहां से रेगुलराइज करके पहली डेट से रेगुलर किया जाए हमें। और पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन मुझे समझ आ गई, पे एंड सर्विस बोथ, पे नहीं सिर्फ। अच्छा वकार साहब, ये कब से आपकी पैक्ट पंजाब से ये फंक्शनल है? तकरीबन इसको अभी फरवरी में 2 साल में 2 साल हो गए। तो ये आपको ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब पहले से स्टार्टिंग से ही आपके साथ ज्यादतियां होती आ रही हैं, पहले आपने बनाया और तब तक मामला हल हो सर एक एक्सपेक्टेशंस थी कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो इन चीज़ों की तरफ नजरसानी की जाएगी, लेकिन जब देखा कि 10-10, 15-15 साल हो गए हैं और वही चीज़ें बार बार रिवाइज हो रही हैं जिनकी तरफ हम ध्यान दिलवा रहे हैं, तो फिर हमने कोशिश की और हमारे सदर साहब जो काशिफ शहजाद चौधरी साहब नाम से
उन्होंने इसकी बॉडी बनाई और वहाँ पे हमारी ये तंजीम जो है ये तंजीम साजी की थी। बिल्कुल नज़र ग्रामी, अभी इस हवाले से जो है काशिफ शहजाद चौधरी साहब भी लाइन पे हमारे साथ आ चुके हैं। सदर पंजाब, सदर पैक्ट हैं, पैक्ट पंजाब के सदर हैं, और इसके अलावा फारूक साहब भी हमारे साथ लाइन पे आ चुके हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद से। उनसे भी हम बात करते हैं। पंजाब के फैसलाबाद से क्या हाल चाल है आप दोनों अहबाब का? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अच्छा, आप ठीक ठाक। फारूक भाई आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल खैर खैरियत है जी। अच्छा काशिफ साहब, अभी आपको लाइन पे लेने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, अदनान भाई से बात कर रहे थे, फिर इसके अलावा हमने बात की है वकार साहब से बात की है काफ़ी आपके मसाइल के हवाले से। तो अभी हमने आप दोनों अहबाब को लाइन लिया। मैं काशिफ साहब से सबसे पहले पूछना चाहूँगा, काशिफ साहब मुझे बताइएगा कि कंप्यूटर के जो असातिज़ा हैं वो 2004 में उनको 17वें स्केल में जो है वो भर्ती किया गया था, बाद में उनका स्केल जो है वो 16 कर दिया है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? असल में बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट था जो पूरे पाकिस्तान में शुरू हुआ था और परवेज लाई के दौर में सबसे पहले शुरू हुआ था, और 2000 तकरीबन 4-5 में। तो उस वक़्त जो है ना वो तमाम कंप्यूटर टीचर्स को जो मास्टर्स क्वालिफिकेशन रखते थे उनको तमाम सूबों के अंदर भर्ती किया गया और ग्रेड 17 में भर्ती किया गया। और फिर उसके बाद जब ये 2009 के अंदर मजीद कंप्यूटर टीचर भर्ती किए गए और फिर उनको जब रेगुलर करने की बारी आई तो पंजाब के अंदर उनके साथ ज्यादती की गई, डिस्क्रिमिनेशन की गई कि उनको ग्रेड 16 में रेगुलर कर दिया गया। और जबकि अभी तक बाकी जो 3 सूबे हैं हमारे, सिंध है, KPK है और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे अभी भी वही टीचर जो एक साथ भर्ती हुए थे वो आज भी ग्रेड 17 में काम कर रहे हैं। और यहाँ पंजाब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते हुए उन्हें ग्रेड 16 में कर दिया गया। उसके लिए डेफिनेटली हम अब, क्योंकि उससे पहले हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स तक पंजाब के इस प्लेटफॉर्म से, जो अभी तकरीबन 16-17 माह उम्र है जिसकी, उससे हम पूरे पंजाब के अंदर 36 के 36 इजला में हम इकट्ठे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसी प्लेटफॉर्म से जदोजहद कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर टीचर्स के जो हुकूक हैं जो उनसे पहले छीने गए उन हकूक को वापस दिलवाया जाए। तो ग्रेड 17 इंशाल्लाह हक है कंप्यूटर टीचर्स का और वो हम लेके रहेंगे, क्योंकि बाकी सूबों में अभी भी कंप्यूटर टीचर जो उसी प्रोजेक्ट के तहत भर्ती हुए थे वो आज भी उनका बुनियादी स्केल 17 ही है। ठीक, काशिफ साहब, पहले जो प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा हैं उन्हें तो डर लगा रहता था जी हमारी जॉब जो है वो सिक्योर कोई नहीं है, ढेर सारे मसाइल हैं, लेकिन गवर्नमेंट असातिज़ा को भी अभी उनसे सिमिलर मसाइल का ही सामना करना पड़ रहा है। समटाइम पॉलिसी ऐसी आ जाती है, गवर्नमेंट के असातिज़ा को फारिग कर देते हैं, कभी स्केल आगे अपग्रेड करने की बजाय पीछे जो है वो स्केल रिवर्स कर दिया गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, हुकूमत को कोई पॉलिसी जो है वो बनानी नहीं चाहिए इस हवाले से कि टीचर्स जो हैं वो सिक्योर रहें? देखें, पूरी दुनिया के अंदर जो भी मुआशरा हमारा तरक्की याफ्ता मुआशरा है, जितने भी आप ममालिक को देख लें, वहाँ के तमाम असातिज़ा किराम को VIP का दर्जा दिया जाता है। बल्कि जो वहाँ का प्राइमरी स्कूल टीचर होता है, जो प्राइमरी स्कूल टीचर होता है, वो उसको समझा जाता है कि वो आपके बुनियाद है और आपके बच्चों का मुस्तकबिल की पहली ईंट वही रखता है। तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जो तनख्वाहें हैं वो बाकी तमाम से ज्यादा होती हैं, और हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम चलता है। और असातिज़ा को VIP का दर्जा तो क्या देना, असातिज़ा को पता नहीं कोई और मखलूक समझा जाता है यहाँ पे, और उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात। अभी रिसेंटली भी एक लेटर सेक्रेटरीट ने निकाल दिया जिसके तहत जो आज से 11 साल पहले लोग रेगुलर हो गए उनकी डेट ऑफ रेगुलराइजेशन तब्दील की जा रही है कि जी ये मसला था, उस वक्त ये मसला था, उस वक्त ये मसला था। तो हालांकि कितने कोर्ट के, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं कि, और कानून कुदरत भी है कि जो एक दफ़ा बेनिफिट मिल जाता है वो बेनिफिट आप 8-8, 10-10, 20-20 साल बाद वापस नहीं ले सकते। उसके बावजूद महकमे को इन बातों की शायद समझ नहीं है, या वो जानबूझ के असातिज़ा को तंग करने का एक तरीकाकार ढूंढा हुआ है कि उनको कोई ना कोई ऐसी परेशानी दे ही रखो। जबकि दुनिया सारी के अंदर ये देखा जाता है कि असातिज़ा जो हैं उनको फाइनेंशियली भी और मेंटली भी सारी दुनिया फ्री रखती है ताकि वो नेशन बिल्डिंग का काम बड़ी आसानी से कर सकें। और यहाँ हमारे मुल्क के अंदर असातिज़ा को साफ टारगेट समझा जाता है, जिसका दिल करता है वो मुंह उठा के असातिज़ा के खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है। और यही हमारे महकमों के अंदर, और माजरत के साथ बहुत सारे अफसरान भी ऐसे हैं
जो है ना वो साफ टारगेट समझते हुए हर तरह के तंग करना और असातिज़ा के नौकरी के अंदर भी रुकावटें डालना। और अभी रिसेंटली हमारे जो 11,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं उनके हवाले से भी यही मसला है कि वो पिछले 6 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और उनकी गैर मशरूत मुस्तकिली, जो ऑलरेडी वो पहले मेरिट पे भर्ती हुए थे और उनकी गैर मशरूत मुस्तकिली के लिए हमने एहतजाज भी कर रहे हैं और इस मुहिम को चला भी रहे हैं, और उसके बावजूद कोई ना कोई डिलेइंग टैक्सेस, कभी एक कमेटी, कभी दूसरी कमेटी, कभी तीसरी कमेटी। तो इस तरह से असातिज़ा को पता नहीं, इनको मजा आता है कि असातिज़ा को तंग करेंगे तो शायद हमारा माशरा कहीं जो है ना वो कहीं पढ़ लिख ना जाए अगर असातिज़ा पुरसुकून हो गए तो। इस तरह के और बहुत सारे मसाइल थे। मैं फिर अभी आपकी तरफ आता हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हमारे साथ काशिफ शहजाद चौधरी साहब हैं जो कि सदर हैं लाहौर से, हमने इनको लाइन पे लिया है। लेकिन अभी मेरे साथ फारूक साहब मौजूद, सेक्रेटरी पैक्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी। तो फारूक भाई मुझे बताइएगा कि आपके जो असातिज़ा कंप्यूटर भर्ती हुए हैं उनका पहले टेस्ट लिया गया, टेस्ट लेके फिर वो इस महकमे में आए हैं, और अब 6 साल बाद गवर्नमेंट जो है वो उनको दोबारा टेस्ट लेने का कह रही है, दोबारा टेस्ट दें फिर दोबारा आए। तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पैक्ट फैसलाबाद का। इसके अलावा जो तहरीक मुस्तकिली है उसका भी मैं रहनुमा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतने हसास मामले पे हमें बोलने का मौका दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब भी जो पॉलिसी गलत तरीके से बनाई जा रही है वो महकमा तालीम पे अप्लाई की जा रही है, तजर्बात किए जा रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म की जो ना आम इंसान की समझ में आ रहा है कि ये महकमे को तबाह करने वाले काम है। अब आप देखें कि 2014 के अंदर एजुकेटर्स भर्ती किए गए। उस वक्त ना तो जो एडवर्टीजमेंट पे कोई पीपीएससी का जिक्र था, ना कोई आर्डरों पे जिक्र था। आर्डर्स के बाद फिर ये लोग टेस्ट एनटीएस का अच्छा अदारा है, 17, 18, 19 ग्रेड के लोग उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, एसएससी उसमें सिलेक्ट हो गए, फिर उनका इंटरव्यू हुआ, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई, फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस चेक की गई और तकरीबन एवरेज आप देख लें कि 80, 90, 100% तक इन्होंने बच्चों का रिजल्ट दिया पिछले 6 सालों में। अब 2018 में इनको पता नहीं किसने मशवरा दे दिया, ये जनाब साहब इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया है जिसके अंदर 6,000 जो हमारे 11,000 जो एजुकेटर्स हैं उनके ऊपर ये कदगन लगा दी कि ये पीपीएससी के थ्रू परमानेंट होंगे। ये तारीख में ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ। ये हमारी जो 60-70 साल की तारीख है उसके अंदर कभी भी हमारे जो एसएसटी भाई हैं वो कभी भी दोबारा पीपीएससी के थ्रू परमानेंट नहीं हुए। अगर आपने पीपीएससी के थ्रू परमानेंट करना था तो आप इनिशियल स्टेज पे कर लेते। अब आप 6 साल बाद जब एक बंदा ओवर एज हो चुका है, जब एक बंदा अपना सारा कुछ इस महकमे को दे चुका है, हम ये सोच के आए थे महकमे के अंदर कि हमने यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमने अपना खून देना है, हमने अपनी सलाहियतें देनी है और इस माशरे को हमने तरक्की देनी है। और शुरू में है हमारी जो गोल्डन पीरियड था, हमें उठा के 50-50 किलोमीटर शहर से दूर भेजा गया। हमने वहां पे जाके वो अपना कीमती वक्त वहां पे जब हमने वहां पे वो सर्व किया, गरीब बच्चों को, देहातों को, दरियाई इलाकों में, सहराओं में, पहाड़ी इलाकों में जाके वहां पे खिदमत की। और जब हल लेने का वक्त आया तो अब हमें कहा जा रहा है कि जनाब साहब पीपीएससी दें। पीपीएससी भाई क्यों दें जब हम पहले टेस्ट दे के आए हैं, पहले एक टेस्ट दे के आए हैं, क्लियर करके आए हैं, मेरिट पे 500 अफराद एक सीट पे जो है वो उन्होंने मुकाबला किया है और एक बंदा उसमें से सिलेक्ट हुआ है। तो मैं ये अरबाब इख्तियार से कहता हूँ कि इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसियां ना बनाएं। इससे असातिज़ा माशी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी इस तरह का शिकार होगा। वो इन नन्हे बच्चों को, इन गरीब बच्चों को कैसे वो इनको डॉक्टर इंजीनियर बना सकेगा जब वो खुद ही उसको अपनी जॉब के लाले पड़े हुए हैं? वो इस माशरे की तामीर कैसे कर सकेगा? तो लिहाजा इस कौम पे रहम करें और असातिज़ा पे जो आप अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसियां जो हर 6 महीने बाद, साल बाद बना देते हैं, काइंडली इसको तरजीही बुनियादों पर स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद इनको अप्लाई किया करें। 2 सालों के अंदर हमारे 7 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। ये मतलब तरजीह ही नहीं है, इनकी तरजीह नहीं है। तो अगर आप तालीम को तरजीह नहीं देंगे तो ये कैसे माशरा तरक्की करेगा?
ठीक हो गया। अच्छा फारूक साहब, मैं अच्छा, इसमें फिर फारूक साहब की बात में मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, जो फारूक साहब जी। बात कर रहे थे, इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि हमारे ही पंजाब के अंदर दोगली पॉलिसी नाफिज है। कुछ महकमों के जो एम्प्लॉयज हैं उनको जब भर्ती किया जाता है तो डे 1 से, जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं उसी दिन से मुस्तकिल कर दिया जाता है। और जो स्कूल एजुकेशन के लोग हैं उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है कि वो 6-6 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए हैं और हर साल वो जाके अपने अफसरान का तरला करते हैं और उसके बाद उनको 1 साल का मजीद एक्सटेंशन मिलती है। और जब अगर आधे महकमों के अंदर, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसी पॉलिसी है कि इसी पंजाब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है कि आधे महकमों के अंदर तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से परमानेंट करते हैं, आधी सीटों के ऊपर आप डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग से परमानेंट करते हैं लोगों को, और बाकी जो लोग हैं जो स्कूल एजुकेशन है, जिनको वीआईपी का दर्जा होना चाहिए, जिनका टीचर्स का, असातिज़ा का, उनको आप इस मामले में ख्वार कर रहे हैं और वो 6-6 सालों से बैठे हैं, मुंह देख रहे हैं हुकूमत का कि हुकूमत उन्हें रेगुलर कब करेगी, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की शराइत आयद की जा रही है। तो काशिफ साहब, आप सूबाई सदर हैं इसके पंजाब पैक्ट के, तो जब महकमा ये पॉलिसियां बनाता है, क्या आपसे मशवरा नहीं लिया जाता? क्या आपको तमाम सूबे के जो सदूर हैं उनको मदऊ नहीं किया जाता, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता? यही तो बात है कि पॉलिसियां बनाने वाले और लोग हैं और स्टेक होल्डर और लोग हैं। जब आप कोई पॉलिसी, दुनिया पूरी में यही कानून है कि जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो तब वहाँ की एसोसिएशन को, असातिज़ा के नुमाइंदों को दावत दी जाती है और वो वहाँ जब साथ में बैठ के कोई पॉलिसी बनाते हैं तो फिर उसके ऊपर मसाइल पैदा नहीं होते। और जब आप उनको बुलाते नहीं हैं, जब आप एक अंदर ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसियां बना के बाहर निकाल देते हैं तो फिर उसके यही असरात होते हैं कि तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। अभी रिसेंटली भी यही काम किया गया जो हमारी असातिज़ा की ट्रांसफर के हवाले से, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं उसके अंदर कि असातिज़ा की रैशनलाइजेशन के पहले वो चल रहा था सिलसिला, उसका नाम बदल के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर का नाम रख दिया गया और वो पॉलिसी आज तक साइंड पॉलिसी, जो हक है हमारा कि एक साइंड पॉलिसी बाहर आनी चाहिए और उस साइंड पॉलिसी को देखते हुए लोगों को पता हो कि वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और उनको उठा के मैंने इसका नाम जबरी ट्रांसफर रखा है। तो अब पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि 2010 में हाई कोर्ट का भी एक फैसला मौजूद है कि हमारे प्राइमरी लेवल के ऊपर 4 मिनिमम प्राइमरी स्कूल के अंदर 4 उस्ताद होंगे और इसी तरह ऊपर जो स्टूडेंट टीचर रेशो है पूरी दुनिया में वो 1 और 22-23 तलबा की है, 1 टीचर और 22-23 तलबा। हमारे यहाँ ये चल रही थी 1 टीचर और 40 तलबा की, और इस हुकूमत ने उठा के इसके साथ ये हशर किया कि प्राइमरी लेवल के अंदर 1 टीचर और 50 तालिब इल्म कर दिए और उसके साथ साथ मिडल और हाई हिस्से के अंदर 1 टीचर और उसके लिए 60 तलबा की पॉलिसी बना दी, जिससे अब नजर ऐसे आ रहा है कि सारे पंजाब के साथ शायद सरप्लस हो गए। तो जब आप इस तरह की पॉलिसियां बनाएंगे और बगैर मुशावरत के बनाएंगे तो ये डेफिनेटली उसके असरात गलत होते हैं और असातिज़ा के अंदर गमो गुस्सा भी बढ़ता है और उससे एजुकेशन भी होती हैं और एहतजाज भी होते हैं जो अब इसके इन पॉलिसीज के खिलाफ हो रहे हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा काशिफ साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और सवाल पूछना चाहूंगा, उसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। हायर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटों का वजूद ही नहीं है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब ये देखें, 14 साल पहले जो है वो कंप्यूटर साइंस का कैडर इंट्रोड्यूस हुआ, तो 14 साल के अंदर जो है वो हमारे जो है महकमा उसको और अरबाब इख्तियार को ये इतनी समझ ही नहीं आई आज तक, ना तो उनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर वो फाइनल कर सके हैं। अब हमने 2-3 दफा जब एहतजाज किया तो अब सर्विस स्ट्रक्चर की प्रपोजल को उन्होंने अपने उसमें नए मसवदे के अंदर डाला है। अभी उसकी अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस एहतजाज के बाद वो सर्विस स्ट्रक्चर का काम थोड़ा सा शुरू हुआ 14 साल के बाद। और इसी तरह जब आप हाई स्कूल के अंदर आपने कंप्यूटर टीचर्स को भर्ती कर लिया और वहाँ वो बेतहाशा तलबा जो है वो बाज़ इलाकों के अंदर तो अब बायोलॉजी से ज्यादा बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो अब जब आगे उन बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो फर्स्ट ईयर में भी जाके कंप्यूटर रखें, तो जो जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं हमारे पास 700 से ज्यादा हैं मेल फीमेल मिला के, तो उन हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर चंद एक गिनती के कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। और डिस्क्रिमिनेशन ये की जा रही है कि जब बाकी वहाँ पॉलिसी के मुताबिक ग्रेड 17, 18 और 19 की पोस्टें दी जाती हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, तो जब कंप्यूटर साइंस की बारी आती है तो इससे पता नहीं क्यों जेलसी और डिस्क्रिमिनेशन की जाती है कि वो ग्रेड 16 की पोस्ट दोबारा उठा के दे दी जाती है।
तो इसके ऊपर हम गवर्नमेंट के साथ हमारा एहतजाज भी है, और अब भी हमने पिछले एहतजाज से पहले हमारी मीटिंग हुई और उसके अंदर उन्होंने हमसे बहुत सारे वादे किए और कानून नाफिज करने वाले अदारों की मौजूदगी में वो कमिटमेंट्स हुई हैं। अब हम सिर्फ चंद दिन उसका इंतजार मजीद कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी ऐलान कर दिया हुआ है कि अगर इनके ऊपर प्रोग्रेस शुरू ना हुई तो 5 अक्टूबर जो टीचर्स डे आ रहा है, उस टीचर्स डे के मौके पर फिर हम जो है वो वज़ीर आला हाउस के सामने पूरे पंजाब से असातिज़ा को बुलाएंगे और वहीं पे जो है हमारा वो यौम स्याह मनाया जाएगा और एहतजाजी मुजाहरा भी होगा अगर जो कमिटमेंट की गई हैं वो फुलफिल ना हुई तो। ये हमारा हक है। 14 साल हो गए हैं कि हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए असामियाँ फौरी तौर पर बनाई जाएं और फौरी तौर पर दी जाएं। ठीक हो गया काशिफ साहब, मेरे पास चंद एक सवालात और भी हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन अभी मैं फारूक साहब की तरफ जाना चाहूँगा। फारूक साहब, मुझे ये बताइए कि आप प्राइवेट स्कूल से बच्चों को मजीद लेके आ रहे हैं, जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल काफ़ी हद तक आपको पता है कि कोरोना में बंद हो गए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट स्कूल को एक साइड पे रख दें, अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में कंप्यूटर के सब्जेक्ट रख के गवर्नमेंट स्कूलों में मौजूद है। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या आपके स्कूलों में गवर्नमेंट ने बच्चों की तादाद के बराबर कंप्यूटर आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं या कोई नहीं? क्या आप बच्चों के मुस्तकबिल के साथ के खेला जा रहा है, लंबे अरसे से जो पहले खेला आ रहा है, अभी भी आगे खेलते हैं? देखें, बात ये है डॉक्टर साहब कि कभी भी हुकूमत की तरजीह रही नहीं। अगर कभी तरजीह थोड़ी सी आई है, महकमा तालीम की तरफ तवज्जो हुई है, तो उसके अंदर भी इन्होंने जो है ना माहराना तरीके से उसके ऊपर अमल नहीं किया। अब आप ये अंदाज़ा करें कि तकरीबन हमारे 99% जो स्कूल हैं उनके अंदर एक ही कंप्यूटर टीचर है, और हमारे तकरीबन 70% स्कूल टीचर ऐसे हैं, एलिमेंट्री स्कूल जो हैं 70% उनके अंदर कंप्यूटर टीचर ही मौजूद नहीं है। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि वहाँ पे लैब्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे कंप्यूटर टीचर नहीं। दूसरी बात यह है कि जब अब मेरे स्कूल में 2600 स्टूडेंट हैं, 2600 स्टूडेंट हैं, एक टीचर है। मुझे नहीं समझ आती कि 2600 स्टूडेंट्स को एक टीचर कैसे हैंडल करेगा। नतीजा क्या होता है, पंजाबी का टीचर उनको पढ़ा रहा होता है, उनको जनरल साइंस का स्टूडेंट पढ़ा रहा होता है, जनरल साइंस का टीचर पढ़ा रहा होता है। अब वो म्यारे तालीम गिर जाता है, म्यारे तालीम गिर जाता है। और हम ये समझ रही है, हुकूमत ये समझ रही है कि हमने पैसे बचा लिए, 50 करोड़ रुपया बचा लिया, पता नहीं कितने। मैं कहता हूँ कि ये अगर एक भी तालिबे इल्म स्कूल में है तो उसके लिए भी, अगर वो कंप्यूटर पढ़ना चाहता है तो उसको भी टीचर देना ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि कंप्यूटर्स हमारे पुराने हो चुके हैं, उनके वो जो एक्सपायर हो चुके हैं, लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, और वो पता नहीं किस तरीके से हम चलाते हैं ये हमें पता है। और 12-12, 14-14 कंप्यूटर हैं, और तादाद कितनी है, ये 60 कह रहे हैं या 50 का भी कहते हैं कि जी 50 दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत ऐसी है, जो शहरों के स्कूल हैं वहाँ पे तो हजार बच्चा है सिर्फ 9th का, और 1000 बच्चे हैं और एक टीचर है। तो ये इस कौम पे बड़ा जुल्म है कि उसको टीचर ही नहीं दिया जा रहा। और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ी सस्ती इन्वेस्टमेंट है इस कौम का। सिर्फ फर्क ये है कि इसका रिजल्ट जो है वो आना है 20 साल बाद, और ये समझते हैं कि यार हमें चाहिए फौरी रिजल्ट, और हमारा कोई पॉलिटिकल इसके अंदर वो स्कोरिंग नहीं है, लिहाजा वो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी जाती। तो हम इस चीज़ को अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस कौम पे रहम कीजिए और इनको कंप्यूटर टीचर दीजिए, क्योंकि आइंदा जो दौर है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है, हमें हर सूरत उधर आना पड़ना है। तो लिहाजा मेहरबानी करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में कितने बच्चों के लिए कितने टीचर होने चाहिए? इसी में एक चीज ऐड करनी है थोड़ी सी मैंने, कि 6th, 7th और 8th क्लास के अंदर स्कूल एजुकेशन का नोटिफिकेशन मौजूद है कि कंप्यूटर कंपलसरी सब्जेक्ट है क्लास 6, 7 और 8 के अंदर। और आप देखें कि 70 to 80% जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ पे तो कंप्यूटर टीचर है ही नहीं। और इसी तरह से जो आगे अगर आप आ जाए हाई स्कूलों के अंदर भी तो एलिमेंट्री लेवल पे कोई कंप्यूटर टीचर नहीं है। तो हमने ये मुतालबा लास्ट टाइम भी रखा था और आइंदा भी रखेंगे, और ये एलिमेंट्री स्कूलों के अंदर और 9th और 10th के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद के मुताबिक आप कंप्यूटर टीचर फ्राहम करें, और तादाद जो है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाएं। अगर वहां अभी आप नहीं लेके जा सकते तो कम से कम आप उसको 140 की जो रेशो हाई कोर्ट से डिफाइन शुदा है
उसको बरकरार रखे और उसके मुताबिक जो है वो STR के मुताबिक कंप्यूटर टीचर्स फराहम किए जाएं। जी ठीक हो गया। अच्छा काशिफ शहजाद साहब, आपसे एक आखिरी और बड़ा हसास सवाल पूछना चाहूंगा कि 11 साल के बाद जो है वो जो मुस्तकिली की तारीख है उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही? ये पता नहीं अब किसने उनको मशवरा दे दिया इसमें। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि इसके अंदर हमारा जो है वो ऑनरेबल सर्विस ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला कर चुकी है। अब इसका सीधा सीधा तरीका तो ये बनता है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ चंद दिन इंतजार कर रहे हैं कि जो कि लास्ट जो हमारे मुज़ाकरात इनसे हुए थे और वो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मौजूदगी में हुए थे, और हम सिर्फ चंद दिन का इंतजार कर रहे हैं कि अगर उसके ऊपर ये अमल दरामद नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारे हक में फैसला दे चुकी है तो फिर हम डेफिनेटली स्कूल एजुकेशन है और उसके जो अफसरान हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा दायर करने जा रहे हैं अनकरीब। और उसके साथ साथ जो एहतजाज है वो भी मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 अक्टूबर को करेंगे। या पता नहीं कौन से लोग हैं जो इनको मशवरे देते हैं और ये 11-11 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और जो कोर्ट फैसले कर चुके हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ शुरू। आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं लेते जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आपको उन लोगों के नाम भी पता है, आप लेते क्यों नहीं है? अब नाम जो है वो अब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर एक के अपने अपने मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई मफादात भी होते हैं बाद लोगों के। तो नाम ऐसे लेना और वो मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। और ऑनलाइन पूरी दुनिया के सामने जाते हैं तो क्योंकि इसी महकमे के अंदर के वही लोग हैं और इस महकमे के अंदर उनकी देखो, मैं अगर किसी के खिलाफ और नहीं इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं जिन लोगों की नजरें मेरे ऊपर है। इंशाल्लाह मैं उनकी जंग लड़ूंगा और वो अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह वो जंग हम जल्द जीतेंगे भी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैं 2-4 लोगों के यहाँ ऑनलाइन ऑन एयर बैठ के नाम लूंगा तो हमारे जो असातिज़ा किराम है वो मतलब उनके खिलाफ हो सकते हैं और बहुत सारे और मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो इसलिए मुसलियत का तकाजा यही है कि मैं नाम मुझे सबके पता है और नाम वो मैं लेना नहीं चाहता कि ताकि ये ना हो कि वो क्योंकि इसी महकमे के अंदर रहना है तो हमारे असातिज़ा किराम आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू। वो आपने एहतजाज के लिए संभाल के रखी है, अगर आपके मुतालबात नाम मंजूर किए गए फिर एहतजाज में वो नाम लेने आप नहीं नाम एहतजाज में मेरी लेंगे हम इंशाल्लाह। और हम हमारी जो है ना वो अल्लाह पाक ने इस एसोसिएशन को इतनी हिम्मत तौफीक दे दी है कि ये 2 दिन के नोटिस पे भी अब मुजाहरा कर सकती है। तो इंशाल्लाह हम सड़कों पे होंगे और फिर हम अब पहले हम मुज़ाकरात कर चुके हैं। अगर यही रवैया रहा इनका और हमारे मामलात दुरुस्त ना हुए असातिज़ा किराम के तो फिर हम इनसे बात भी नहीं करेंगे और फिर सड़कों पे ही मामलात हल होंगे। ठीक बिल्कुल काशिफ साहब, मैं आखिरी दफा एक दफा फिर प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा महदूद सा रह गया, मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। नाज़रीन ग्रामी, फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के पैक्ट पंजाब के फैसलाबाद से, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी हैं पैक्ट के। जी मुझे बताइएगा फारूक साहब कि तमाम महकमों में वक्त के साथ साथ ग्रेड अप किया जाता है, याद फ्राहम की जाती हैं, तो आपके साथ ऐसा किया गया है कि आपको 17 से 16 में जो है टाइम स्केल को रिवर्स कर दिया गया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या मुहरकात हैं इसमें? असल में जब इमरान खान साहब करते थे कि जी हम एक पाकिस्तान होगा, तो एक पाकिस्तान, वो पता नहीं अब उनको क्या हुआ कि इन्होंने वो एक 2 पाकिस्तान बना दिए हैं। ब्यूरोक्रेसी को और अदलिया को और दूसरे सारे महकमों को इन्होंने जो पहली बात है 7 साल पे दिया टाइम स्केल, हमें दिया 10 साल पे टाइम स्केल। अच्छा 10 साल में भी दिया और 2 दर्जी दिया, ठीक है। अब सिंध में देख लें 4 दर्जी टाइम स्केल है। पहली बात है कि हमसे तो पहले ही ज्यादती की, पहले सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। उसके बाद फिर जुल्म दर जुल्म ये हुआ कि 10 साल जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी, जिनको अभी मिल चुका था टाइम स्केल, उनसे टाइम स्केल वापस ले लिया गया। उनको पहले टाइम स्केल दिया, फिर 1 साल बाद जनाब उनकी रिकवरी भी डाली जा रही है। ये ऐसे सिर्फ असातिज़ा से और ये सिर्फ बाकी तमाम महकमों में जारी है। अब ये देखें ये कैसा सलूक हो रहा है, इस ये क्या तबकात के अंदर तकसीम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को इंतहाई मजम्मत करता हूँ कि जनाब अगर आपने ना देते तो चलो ठीक था, या सबको ना देते। अब पहले आपने बहुत ज़्यादा ऐसे
अलाउंसेस हैं जो असाजा को नहीं दिए, दीगर महकमों को दिए हुए हैं। उसके बाद अगर एक टाइम स्केल बचा खचा आपने दिया ही था तो दिया था तो या तो देते ना, अगर देना था तो फिर उसके बाद आपने ले लिया। ये क्या तरीकाकार है? ये तो आपने तस्दीक की है साजा की। अगर साजा मेहनत कर रहे हैं, अगर साजा ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और अगर वो एहतजाज नहीं कर रहे, अगर वो इस तरह के रवैये अख्तियार नहीं कर रहे, तो आप उसका ये नतीजा दे रहे हैं कि आप उनको पहले मराद देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। तो ये बहुत गलत तरीकाकार है। सिंध में दिया जा रहा है, 4 दर्जी दिया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दिया जा रहा है, बलूचिस्तान में दिया जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है कि हमें उसी तरीके से 4 दर्जी टाइम स्केल दिया जाए और उसी तरतीब के साथ दिया जाए। 9 साल बाद फिर 14, फिर 21 और फिर 26 साल। तो ये जुल्म है कि आप एक तबके को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो शरीफ है या इस वजह से कि वो इस वजह से कि आपके खिलाफ वो नहीं जा रहे। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि टाइम स्केल 3 दर्जी फिलहाल बहाल किया जाए, वरना जिस तरह काशिफ साहब ने कहा है कि हम 5 अक्टूबर को यौम सियामी मनाएंगे और इसके साथ अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम लाहौर के अंदर जो है ना एक शदीद किस्म का एहतजाज भी करेंगे। जी बिल्कुल, कौम के जो है वो बीमार होते हैं, अगर ये मेंटल फ्रेश रहेंगे तभी ये बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और मेरा ख्याल है असातिज़ा को ये एहतजाज वाले मामला तक बिल्कुल भी नहीं जाने देने चाहिए। काशिफ शहजाद साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं, चंद सूत्रों में बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा मुख्तर है, क्या मुतालबात है? हमारा जो दरीना मुतालबा है उसके अंदर एक मुतालबे के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस शुरू हो गई, वो मैंने आपको बताया सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से। हमारे जो EST असातिज़ा हैं, जो PhD कंप्यूटर साइंस में करके बैठे हैं, EST IT है, उनकी प्रमोशन का कोई चैनल नहीं था। इसी तरह SST की बतौर SS प्रमोशन का कोई चैनल नहीं था। वो मुतालबा है। उसके साथ साथ हमारा जो कंप्यूटर अलाउंस है, ये भी मजे की बात है कि वो तमाम सूबों में मिल रहा है और पंजाब के अंदर भी बाकी महकमों को मिल रहा है, सिर्फ असातिज़ा को नहीं दिया जा रहा, कंप्यूटर टीचर्स को। कंप्यूटर टीचर्स है। और इसी तरह फारूक साहब बात कर रहे थे टाइम स्केल के हवाले से, तो टाइम स्केल भी पूरे पाकिस्तान के अंदर बाकी सूबों में मिल रहा है, सिर्फ पंजाब में भी सिर्फ असातिज़ा का टाइम स्केल रिवर्ट किया गया है। तो वो हमारा मुतालबा है। और इसके साथ साथ जो है वो जो तरीके मुस्तकिली से छेड़छाड़ की जा रही है और उसको बिल्कुल जो है वो रोका जाए। और इसी तरह जो है वो कंप्यूटर टीचर्स का कंप्यूटर अलाउंस है फौरी तौर पर वो बहाल किया जाए। और इसी तरह हमारे जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं, AEOs हैं, उनको फौरी तौर पर जो है वो मुस्तकिल किया जाए गैर मशरूत तौर पर। और उसके साथ साथ मुख्तरन मैं बताता जाऊं कि हमारे एलिमेंट्री और हाई स्कूलों में और इसी तरह जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर फिल फॉर STR के मुताबिक कंप्यूटर टीचर्स दिए जाएं। और कंप्यूटर टीचर्स की जो है वो इररेलेवेंट जो ड्यूटीज लगाई जा रही हैं उसके ऊपर जो है वो 16 CEOs की एक्सप्लेनेशन भी हुई थी। और उसके अलावा कई दफा महकमे ने मना किया था, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी है कि जहां दिल करता है वहां कंप्यूटर टीचर्स को उठा के कभी हर जगह फ्लड के ऊपर, कभी बारदाने के ऊपर, और कभी क्लर्कों के काम के ऊपर, कभी रजिस्ट्रेशन के ऊपर वो कंप्यूटर टीचर्स को लगा दिया जाता है। तो उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। और बाज दफा तो बाज स्कूलों के अंदर हेड साहबान जो है वो थ्रेट करते हैं टीचर्स को कि मैं आपको सरेंडर कर दूंगा। तो अगर आप इस तरह के ये मामला ना रुके तो फिर हमें इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। और इस तरह और भी दीगर इसके साथ अटैच जो है वो काफी सारे मुतालबात हैं जो असातिज़ा की बेहतरी के लिए हैं। और इंशाल्लाह अब ये काफिला क्योंकि बन चुका है पैक्ट पंजाब की सूरत में, तो अगर ये आने वाले 2-4 दिनों के अंदर मामला के ऊपर हमें प्रोग्रेस नजर ना आई तो फिर डेफिनेटली 5 अक्टूबर को वज़ीर आला हाउस के सामने 8 क्लब रोड पे ही असातिज़ा का दिन है 5 अक्टूबर, और इंटरनेशनल डे के ऊपर हम एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा वहीं पे करेंगे और उसी वही यौम स्याह के तौर पे उसको मनाया जाए। जी काशिफ साहब, लास्ट पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर टीचर्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और जिनकी उम्मीदें पंजाब कंप्यूटर के आपके साथ वाबस्ता हैं और बड़ी उम्मीद के साथ वो इस वक्त आपका प्रोग्राम भी वॉच कर रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि एक तो अभी देखें एसोसिएशन के हवाले से मशहूर है कि वो एजुटेशन की सियासत करते हैं, सिर्फ एजुटेशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अपने फ्राइज पे भी तवज्जो देते हैं। अभी आप देखें कि जैसे कोरोना के बाद ये स्कूल ओपन हुए हैं तो पूरे पाकिस्तान में शायद ये हमारी पैक्ट पंजाब वाहद एसोसिएशन थी, जबकि गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया कि जी आप बच्चा जो मास्क के बगैर आए उसे घर भेज दें।
तो हमने ये बेहतर समझा और ये फैसला किया हमारे दोस्तों ने कि क्योंकि बच्चे इतने अरसे के बाद आ रहे हैं, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, तो हमने गेट के ऊपर किसी बच्चे को वापस नहीं भेजना और उसको पैक्ट पंजाब के दोस्त जो हैं, कंप्यूटर टीचर जो हैं, वो अपनी जेब से मास्क फराहम करेंगे। मास्क की वजह से कोई बच्चा घर, तो ये भी एक हमारी एसोसिएशन का खासा है कि वो तलबा की स्कूलों की बेहतरी के लिए खुद भी काम करती है। और अब जब अपने हक की बात है तो इंशाल्लाह मेरा तमाम कंप्यूटर टीचर्स को पैगाम है कि सिर्फ चंद दिन की बात है, अगर ये दोबारा अपने उन वादा खिलाफियों पे उसी तरह कायम रहे तो फिर हम भी होंगे और इंशाल्लाह अब सड़कें भी होंगी। और बार बार फिर बात मानी नहीं जाती महकमों की, जब आप बार बार वादा खिलाफी करते हैं तो फिर बार बार हम आपकी बात सुनने नहीं आएंगे और फिर सड़कों के ऊपर ही मुज़ाकरात होंगे और सड़कों के ऊपर ही मामला तय होंगे। तो इसलिए अरबाब इख्तियार जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये कहूंगा कि जो मामलात आपने वादे हमसे कर रखे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर दें ताकि हमें सड़कों पर आने की जरूरत ना रहे। और अगर अब हमने फिर कॉल दी तो फिर हम सड़क पे होंगे और फिर मुलाकातें भी सड़क पे होंगी, बातें भी सड़क पे होंगी। और कंप्यूटर टीचर्स पूरे पंजाब के जो 36 अजला के हैं उनको मैं ये कहूंगा कि वो तैयार रहें और इंशाल्लाह जैसे ही हम आपको कॉल देंगे विदिन जो है ना वो नेक्स्ट वीक के अंदर, हम 2-3 दिन के अंदर हम कॉल दे देंगे। अगर हमारे मामलात के ऊपर प्रोग्रेस ना हुई तो फिर इंशाल्लाह हम सब एक दफा लाहौर की सड़कों पे मिलेंगे और इस दफा वजीर आला हाउस के सामने ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल फारूक साहब, आप भी गुजारिश है फैसलाबाद से आप जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम टीचर्स को? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने जो फ़राइज़ हैं उन पे तवज्जो दें। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ तलबा को उनकी सीरत, उनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे टीचर के साथ ज़्यादती होगी हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और टीचर के साथ, टीचर को इज्जत जब तक ये माशरा नहीं देगा उस वक्त तक तालीमी इनकलाब का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और इसमें मैं अर्ज कर दूं कि पैक्ट पंजाब सिर्फ कंप्यूटर टीचर्स की एक नुमाइंदा जमात तो वो कंप्यूटर टीचर्स की है, लेकिन जहां जहां हम जर्नल ज्यादती इसातिज़ा के साथ देखते हैं, उनके हक की बात होती है, तो पैक्ट पंजाब भी सबसे पहले आवाज उठाती है। बहुत शुक्रिया काशिफ शहजाद साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद सेहत और हिम्मत और इस्तकामत दे कि आप इन टीचर्स की जंग लड़ते रहें। अल्लाह ताला आप दोनों बाप को करके आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारी आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, अभी हम बात करेंगे अपने जो स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद मोहम्मद अदनान साहब और मोहम्मद वकार साहब से भी जो चंद एक सवाल रह गए मैं वो भी। ठीक है फारूक साहब, मैं अब ये दो बाब आपके आए हैं, इनसे कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह कल 6 बजे जो है वो लाइव होगा। आप इसका कोई स्टिकर बना के पहले ही हमें दे दीजिएगा 10-11 बजे, ताकि हम उसको शेयर कर सकें। आपको आज आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी। स्टूडियो में हम वापस आ चुके हैं और अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं मोहम्मद वकार साहब मौजूद है, मोहम्मद अदनान साहब मौजूद हैं। देखने वालों को वकार साहब क्या कहना चाहेंगे? देखने वालों को सर, मैं अगर टीचर्स हैं या बीइंग अ पब्लिक है, यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस कौम के माबाद या उसातिज़ा को तज़लील की तरफ ले जाया जाए तो यकीनन वो कौम या वो देखने वाले कौम ये ना समझे कि उस्ताद को तज़लील है, वो पूरी कौम की तज़लील। बेशक बेशक बेशक। तो अपने मैसेजेस जो हैं, अपने मुतालबात के रेफरेंस से ये जो बातें हुई हैं उनकी तरफ ये मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा। जो हमारे पास यहाँ पे अभी हुकूमत वक्त हैं या जो भी जिस ओहदे पर विराजमान है उनके हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए और इनका अजाला किया जाए हमारे। अच्छा जी, जो अभी काशिफ शहजाद चौधरी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मुतालबात अगर ना मानेंगे तो हम एहतजाज करेंगे, तो क्या आप एहतजाज के लिए जो है वो तैयार हैं या आपको उम्मीद है कि हुकूमत उससे पहले मुतालबात करेगी? डॉक्टर साहब देखें, होपफुली के कुछ चीज़ें हमारे पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह हमें वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास वो मैदान देखें खुला पड़ा है एहतजाज का, वो हमेशा जी वो ज़रूर मैदान में आएंगे, बाकी अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन अभी असातिज़ा जो हैं वो कौम के ममाल होते हैं और यकीन कीजिए कि बैरून ममालिक में जब भी उस्ताद का जिक्र होता है तो बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं वो एहतरामन जो है उनका एहतराम करते हैं, जजेस खड़े हो जाते हैं
और इवन बसेस में उनको जगह दी जाती है और हर महकमे से जो है वो उनको सुपीरियर रखा जाता है, क्योंकि वो कौम को जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं, किंग्स मेकर होते हैं। या नान साहब क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के लास्ट पे अपने देखने वालों को और हुकूमत को? सर इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि यूनिटी इज दी स्ट्रेंथ। अगर हम मुत्तहिद रहे अपने काज के लिए, चाहे वो एजुकेटर हों, चाहे वो पैक्ट पंजाब के मेंबर्स हों, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद रहें तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना जायज़ हक लेके रहेंगे। वो जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, तो पार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बहुत खूब नाज़रीन, आज हमने बड़ी जामे गुफ्तगू की है कंप्यूटर टीचर्स के हवाले से, इनके मसाइल के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले हमारे मैसेज को भी आगे पहुंचाएंगे। और हुकूमत वक्त से भी मेरी अपील है कि असातिज़ा के साथ ये ज़्यादती यकीन कीजिए कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कंप्यूटर इस दौर में बड़ी अहम चीज़ है बच्चों को सिखाने के लिए, और ये बच्चों के उस्ताद हैं, इनके मुतालबात फौरी तौर पे जो है वो माने जाने चाहिए, ताकि ये ज़हनी तौर पे रिलैक्स होकर बच्चों को पढ़ा सके। जब कोई इंसान जब तक ज़हनी तौर पे रिलैक्स नहीं होता वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकता। तो अगर ये ज़हनी तौर पे रिलैक्स होंगे, इनके ऊपर ओवर बर्डन जो है वो कम किया जाए, तो तभी ये बच्चों को पढ़ा सकेंगे। बच्चे पढ़ेंगे तभी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। प्रोग्राम हाईलाइट से अपने मेज़बान डॉक्टर ताहा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।